नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। कक्षा 12 इतिहास हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो है अभी ये जो पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें मुख्यतः है गणतंत्र, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार 16 संस्कार, ऋण 3 ऋण, 5 यज्ञ, स्त्रियों की दशा प्राचीन भारत में, उसके अलावा कला, विज्ञान, गणित आदि सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। करीब 20 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा। मन लगा के इसको सुनिए, पढ़िए, देखिए, समझिए। तो दोस्तों, गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक वैसे अंग्रेज़ी में, और आपको पता ही है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये पॉलिटिकल के हिसाब से भी प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में कि गणतंत्र का अर्थ क्या है। तो गणतंत्र का वर्तमान में अर्थ ये है कि जिसका किसी देश का संवैधानिक प्रमुख जो है वो निर्वाचित होना चाहिए, उसे कहते हैं रिपब्लिक, निर्वाचित। जैसे भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत में क्या होता है? निर्वाचन होता है, यानी कि वो एक के बाद एक उत्तराधिकारी नहीं है कि वो उसके बाद में उसका बड़ा पुत्र या ऐसे। जबकि कई लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा वोट डालकर वहाँ का मुखिया चुना जाए, परंतु संवैधानिक प्रमुख अलग होता है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री तो जनता चुनती है, मगर वहाँ का जो राजा या रानी है यानी महारानी है, तो वो जो महारानी है वो जो है वो अभी भी वंशानुगत चल रही है। इसलिए हम ब्रिटेन को जो है गणतंत्र नहीं कह सकते। लोकतंत्र तो है मगर गणतंत्र नहीं है, जबकि भारत में वर्तमान में गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। तो अब हम बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में भी गणतंत्र की व्यवस्था थी। कुछ ऐसे जो है छोटे छोटे जनपद थे जहाँ गणतंत्र की व्यवस्था होती थी। वहाँ का जो मुखिया है वो जनता के द्वारा चुना जाता था। उसके अलावा जैसे आज अपने संसद है, तो वहाँ भी उनके संसद की तरह जो है संस्था होती थी, उसको संस्था जो है या संथा जो है संथागार, आगार का मतलब होता है घर, ये उसको कहा जाता था संथा या संथागार। और उसमें वोटिंग सिस्टम भी होता था। जैसे आज वोटिंग होती है ना, कोई किसी विधेयक को लेकर, उसमें बहुमत होता है, बहुमत जिसके पक्ष में होता है वो जीत जाता है। और वोटिंग करने के लिए अलग अलग तरीके भी थे, जैसे कलरफुल स्लेट होती थी, पट्टिका सलाखाएँ, उनके माध्यम से करते थे। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा वर्ण व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण का अर्थ वैसे तो होता है रंग, ठीक है, और वर्ण का मतलब कैटेगरी भी होता है। तो प्राचीन काल में ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, हालांकि वो भी थोड़ा बाद का ही है, उसके 10वां है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त है, उसमें पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार जो है उल्लेख मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये प्रश्न सैकड़ों बार पूछा गया है। तो पुरुष सूक्त में उल्लेख मिलता है जिसमें ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार की एक जो आदि पुरुष या ब्रह्म है, विराट पुरुष है, उसके सिर से, यानी कि जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, माइंड का यूज़ करते हैं, वो ब्राह्मण। जो भुजाओं का यानी कि रक्षा के लिए तलवार आदि चलाते हुए क्षत्रिय। वैश्य जो जंघों का यानी पैरों का, यानी कि पहले व्यापार के लिए चलना ज़्यादा पड़ता था, आजकल तो अब गाड़ियाँ हैं, तो भी आज भी आप देख रहे हैं व्यापारी जो है वो आज भी उनको सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है, दिल्ली से माल लाते हैं। हालांकि अब तो ऑनलाइन भी हो गया, ऑर्डर के साथ भी आता है सारी चीज़ें, फिर भी तो इसलिए वैसे, और इन तीनों का सहयोग करना वो काम था शूद्र का। तो शूद्र जैसे आप मान सकते हैं कि मजदूर वर्ग भी मान सकते हैं, उसके अलावा हर प्रकार से इनके हर कार्य में सहयोग कर रहे हैं, तो शूद्र आ जाएगा इसमें। तो ये चार जो है ये व्यवस्था आई थी, मगर इसमें दो बातें थी। शुरुआत में जब ये व्यवस्था हुई थी तो ये कार्य को बांटा गया था कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो खुद अध्ययन करता है या अध्यापन करवाता है तो ब्राह्मण है, उसका बेटा अगर आर्मी में भर्ती हो गया तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। उसी का एक पुत्र अगर मान लीजिए व्यापार कर रहा है तो वैश्य कहलाएगा। उसी का एक पुत्र मान लीजिए इन तीनों का सहयोग कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। तो एक ही परिवार में चारों वर्णों के लोग मिल जाते थे। तो शुरुआत में जो है वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई? इस हिसाब से कर्म पर आधारित हो गई। तो ऋग्वैदिक काल में जो है या वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, धीरे धीरे जो है इसमें जटिलता आती गई और ये जन्म पर आधारित हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे इसमें कठोरता आ गई तो वर्ण में जो आपस में भेद बढ़ा,
और वर्ण व्यवस्था जटिल होने से समाज में आपस में असंतोष जो है वो बढ़ा। तो उसके बाद में आगे जाकर महात्मा बुद्ध जो है और महावीर स्वामी है, तो बौद्ध और जैन, मुख्यतः महात्मा बुद्ध ने जो है वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से जो है उन्होंने नकार दिया, उसका विरोध किया, क्योंकि उस समय आवश्यकता पड़ गई थी इस बात की। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक की ये स्थिति है दोस्तों, जब तक क्या है ये काफ़ी जटिल हो चुकी थी वर्ण व्यवस्था। तो ये वर्ण व्यवस्था की अवधारणा रही। हालांकि शुरू में कार्य के विभाजन के लिए जो है वर्ण बनाए गए थे और कार्य के अकॉर्डिंग जो है वो कैटेगरी बनाई गई थी, मगर फिर उसी का जो है वर्ण ने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। फिर आता है आश्रम। आश्रम यानी श्रम से ही बना है, श्रम यानी मेहनत। तो इसमें मनुष्य का जीवन कितने साल का माना गया? 100 साल का। तो उसको 25-25 के हिसाब से उसको 4 भागों में अगर डिवाइड करें तो 4 आश्रम इसमें निकल कर आते हैं कि शुरुआत के जीवन के जो 25 साल है वो व्यक्ति को पढ़ने में लगाने चाहिए, अध्ययन में, ताकि आगे जो है वो पूरा जीवन जो है एक विद्वान के रूप में, समझदार के रूप में जी सकें। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। और उसके बाद में जो है 25 से लेकर 50 वर्ष वह आश्रम से घर पे आए, कॉलेज से मान लीजिए घर पे आया, उसका विवाह हुआ, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी को संभाला उसने, अपने जीवन को आगे चलाया। ये फिर हो गया वो 50 से 75 के बीच का जो समय है वो था वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ। तो ये शुरुआत में तो 3 का ही उल्लेख मिलता है, बाद में जो है एक संन्यास आश्रम भी आ गया। तो चौथा आश्रम जो है 75 से लेकर 100 साल का, वो कहलाया संन्यास आश्रम। तो ये आप चीज़ें ध्यान में रखें, ये प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि जो इनको क्रम से सेट कीजिए, तो क्रम से सेट करना पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें इनको। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये। तो 4 आश्रम थे। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब कि पुरुष होने का अर्थ, अर्थात इंसान होने का अर्थ। तो इंसान के लिए जो है 4 जो है उसमें टारगेट दिए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। तो ये जो 3 पुरुषार्थ है, ये तो एक तरह से क्या है, कर्म पुरुषार्थ है, और ये है क्या, ध्येय, लक्ष्य। इन तीनों को अगर हम बराबर संतुलित रखेंगे तो मोक्ष जो है वो अपने आप मिल जाएगा। और मोक्ष पर मुख्यतः जो फोकस है वो बौद्ध और जैन धर्म में ज़्यादा किया गया है। तो धर्म यानी कि धार्मिक जीवन जीना, अर्थात संस्कारवान जीवन जीना, अर्थ यानी धन का अर्जन करना, और काम यानी जो सुख सुविधाएँ हैं उनका, जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं उनका उपभोग करना। अगर इनको संतुलित रूप से किया जाए तीनों को, तो फिर क्या है, व्यक्ति जो है इतना इस तरह से उसका आत्मा संतुष्ट रहती है कि लास्ट में मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 3 ऋण इसमें बताए गए हैं, पितृ ऋण, ठीक है, ऋषि ऋण, इस तरह से 5 यज्ञ बताए गए हैं, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ। तो ये सब चीज़ें जो है, हाँ ये 16 संस्कार ये रह गए। तो 16 संस्कार की दोस्तों एक ट्रिक है। उस ट्रिक से, संस्कार का क्या मतलब होता है, जैसे आज भी हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति मान लीजिए आप घर गए, आपको नमस्ते किया, आपको पानी का पूछा, तो हम कहेंगे अरे संस्कारवान है। मगर ये केवल एक संस्कार नहीं, ये तो अपने लोकाचार के संस्कार है। परंपरा के अनुसार जो 16 संस्कार है उसमें ये है, उनको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। गप, सजा, नानी, अचूक, ये हमारे एक साथी के द्वारा बनाई गई ट्रिक है, अभी तक चल रही है। गप, सजा, नानी, अचूक, विद्या, उपन या उफन गई, ऐसे याद रखें, उफन गई, विद्या उपन गई कहाँ से, वेदों के बर्तन से। उपन गई कहाँ तक, विवाह से अंत्येष्टि तक। अब देखो हम इसको लेते हैं कि इसमें क्या क्या है दोस्तों। तो देखो गप, तो इसमें आपके जो है गप यानी कि गए, पैसा, ये 3 जो है वो जन्म से पूर्व के संस्कार है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी विस्तार से। ये है जन्म के बाद के जात कर्म, जैसे बच्चे को जन्म गुंठी वगैरह देते हैं, बच्चा जन्म लेता है, नामकरण, बच्चे का नाम निकालते हैं। अब देखिए संस्कार का क्या है थोड़ा, कि जैसे नामकरण है, बच्चे का नाम निकालना। अब एक तो अपन ने अपनी मर्जी से निकाल दिया, पिताजी ने कहा ये रखेंगे, माता ने कहा ये रखेंगे, ठीक है, किसी ने कहा, दादाजी ने कहा ये रखेंगे, ऐसे।
अब एक बच्चे का ये होता है कि मान लो 21 दिन का हुआ, फिर पंडित को बुलाया, उसने हवन किया, अड़ोस पड़ोस में मिठाई बांटी, गीत वगैरह गाए, फिर बच्चे को अच्छे से तैयार किया, उसकी माता को तैयार किया, तो एक वो कार्यक्रम हो गया। तो उस कार्यक्रम हुआ तो वो एक तरह से क्या है कि उसमें शुद्धिकरण भी हुआ, वातावरण भी शुद्ध हुआ, घर में चहल पहल भी हुई, एक जैसे सामाजिक जो समरसता है वो भी आई। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें जोड़कर फिर उसका नाम तय किया गया कि भाई इसका ये नाम आया है, इसके नाम की राशि ये है। हालांकि आप अपनी इच्छा से भी नाम रख सकते हैं। तो वो नामकरण संस्कार हुआ। तो ये आज सदियों से चला आ रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से मतलब वो एक जीवन में थोड़ा उत्साह आता है और हम एक किसी कार्य को विधि विधान से करते हैं, तो जिससे हमारा जो जीवन है वो और सुसंस्कृत होता है। निष्कर्मण, फिर निष्कर्मण जो है उस अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्ण भेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, ठीक है, अपवर्तन, विवाह है और अंत्येष्टि। इस तरह से ये 16 संस्कार है। ठीक है, इनको आगे अपन लिखा हुआ देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। गप सजा नानी अचूक, विद्या उपन गई, वेदों के बर्तन से विवाह से अंत्येष्टि तक। उसके बाद में आता है स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा की हम बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही शानदार और आदर्श दशा थी। वैदिक काल में स्त्रियां पढ़ती लिखती भी थी, राजनीति में भी भाग लेती थी और कई विदुषी स्त्रियां जो है वो हुई है। जैसे पुरुष पढ़ा लिखा तो उसे कहते हैं विद्वान और महिला को बोलते हैं विदुषी। तो जैसे गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिकता, विश्वारा, ऐसे बहुत सारी जो है गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, बहुत सारी ऐसी स्त्रियों नाम आते हैं जिन्होंने वेदों के अंदर मंत्र भी लिखे, वेदों के अंदर जो दोहे हैं वो लिखे। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के ऋषि से संवाद किया, इसका भी उल्लेख आता है, और उनको संवाद में पराजित भी कर दिया याज्ञवल्क्य। तो इस तरह से जो है प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा जो है अच्छी थी। परिवार जो है वो संयुक्त परिवार थे, पितृसत्तात्मक थे। हालांकि हम वैदिक काल के बारे में जो है, यानी हम सिंधु काल के बाद की बातें पढ़ रहे हैं, जिसमें वैदिक काल, उसके अलावा जैसे रामायण महाभारत वाला काल है, महाजनपद वाला है, वो सब हम इसमें उस समय की स्थिति देख रहे हैं। कला के क्षेत्र में प्राचीन भारत मतलब गुप्त काल वाला नहीं, वही वैदिक काल और उसके बाद का, उसमें भी उन्नति हुई। कई जो है गुफाओं में चित्र बनाए गए। विज्ञान इसमें थोड़ा गुप्त काल तक का दिया हुआ है कि गुप्त काल तक काफ़ी प्रगति हुई गणित में। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें पढ़ेंगे। तो इससे मेरे ख्याल से क्या होता है कि हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। अब हम किताब में जो खास चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे कि यहाँ किताब में क्या दे रखा है। तो अब देखो दोस्तों, पहले वाला जो वीडियो है, वीडियो अब तक 5 हो गए हैं क्लास 12 के, ये 6ठा वीडियो है और 7 वीडियो में पहला पार्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। एक वीडियो कम से कम 20 से 30 मिनट का होता है ताकि आप बोर भी नहीं हो और थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लो आराम से। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति प्राचीन भारत में प्रचलित थी और आज से 2500 साल पहले थी। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और बौद्ध काल में जो 16 महाजनपद है उसमें भी कुछ गणतंत्रों का उल्लेख है। कोटिलेखार शास्त्र है जो मौर्य काल में लिखा गया, उसमें भी जैसे एक लिच्छवी वंश है उनका गणराज्य था, उसमें राजा सप्तोपजीवी संघ का जो है वो उल्लेख किया गया है। और इसमें एक जैसे आज संसद होती है, पार्लियामेंट या विधानसभा होती है, उस तरह से उस टाइम में सभा या संस्था होती थी जो गणराज्य के जो कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा होती थी। जैसे आज अपने एमएलए, एमपीज, मंत्री उनकी संस्था है वैसे। और इस सभा को संस्थागार या संस्था आगार, संस्था और आगार यानी घर कहा जाता था। जो व्यक्ति बैठता था, यानी जैसे आज जो अध्यक्ष होता है जैसे को स्पीकर बोलते हैं, तो वैसे बैठने की व्यवस्था को आसन पन्नापक कहा जाता था। एक निश्चित तर्क में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को आसन का मतलब बैठना होता है, पन्नापक। और आज जैसे मिनिमम किसी कार्य को शुरू करने के लिए 10% गण पूर्ति ज़रूरी है, कोरम की पूर्ति, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, वैसे उसमें भी गण पूर्ति ज़रूरी थी। गण पूर्ति का मतलब जैसे मान लो 500 कुल सदस्य हैं, तो अब 5 आ गए और कह दिया शुरू करो मीटिंग का, नहीं, 10% यानी कि 50 को आने दो, तो उसको गण पूर्ति बोलते हैं मिनिमम। और संस्था के सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था। आज भी होता है, कोई भी सभा होती है तो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, उसका अध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है, उसको 3 बार दोहराया जाता था। फिर एक मत नहीं है, मान लो सर्वसम्मति नहीं है, तो क्या होता है, मतदान होता था। और मतदान गुप्त और ओपन दोनों होता था। और मतदान करने के लिए क्या सिस्टम था, अब उस समय इलेक्ट्रॉनिक तो था नहीं कि बटन दबा दिया,
तो विभिन्न प्रकार के रंग की सलाखाएँ होती थी। मान लीजिए आपके पास में लाल कलर है, हरा कलर है, आपने हरा कलर की सलाखा दे दी, इसका मतलब आपकी हाँ है। तो इस प्रकार से उनके कोई ना कोई सिस्टम जो है वो था, गोपनीय खुला दोनों होता था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में भी जो है गणतंत्र था और काफ़ी उन्नत था। उस समय यूरोप और उसमें वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान संसदीय प्रणाली जो है उस तरह से उनकी जो है प्रणाली होती थी, उसकी छाप जो है उसकी दिखाई देती है। तो इसलिए प्रजातंत्र भारत की जड़ों में, भारत के खून में प्राचीन काल से ही है। अब आता है प्राचीन भारत का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन का मतलब समाज के साथ अड़ोस पड़ोस के लोग, उनका रहन सहन, वर्ण व्यवस्था, खान पान, विवाह है, जाति प्रथा, वो सब चीज़ें सामाजिक जीवन में आ जाती है। तो वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था, वर्ण का अर्थ मतलब रंग भी होता है और श्रेणी भी होता है, कैटेगरी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, यानी ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। तो जो लास्ट वाला मंडल है उसमें एक सूक्त है, पुरुष सूक्त। उसमें उल्लेख है कि जो आदि पुरुष है, परम पुरुष है, उससे 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और इनको अपना व्यवसाय अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यानी कि मान लीजिए कोई वैश्य है मगर वो अध्यापन का कार्य करना चाहे तो कर सकता है, कोई शूद्र है और व्यापार करना चाहे, क्षत्रिय बनना चाहे, ब्राह्मण बनना चाहे और उसका कार्य करना चाहे तो कर सकता था। तो शुरुआत में जो है काफ़ी लिबरल थी और काफ़ी आदर्श व्यवस्था थी। एक ही परिवार के लोग, मैंने जैसे आपको बताया था शुरू में, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों जो है रह सकते हैं। ऋग्वेद में कथन भी आता है, मैं भी सजूँ, मेरी माता अन्न की संहारी है, इस प्रकार का आता है उल्लेख। ब्राह्मण ग्रंथ का कथन है कि कोई भी, शतपथ ब्राह्मण का है ये, कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, न कि जन्म से। और वर्तमान में भी आप ये देख सकते हैं, आज टीचर बनना है तो टीचर बनते हैं, यानी अध्ययन का कार्य करते हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको कि ज्ञान है। अंतर्वर्णीय विवाह भी थे, यानी एक जाति से दूसरी जाति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, ये भी उस समय होता था। ठीक है, जैसे आचार्य का यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे महिदास है, उनकी माता जो है वो शूद्र थी। बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था मैंने आपको जैसे बताया था कि वैदिक काल में अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में उसमें थोड़ी कठोरता आती गई, और बौद्ध और जैन काल तक आते आते यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक जो है इसमें काफ़ी जटिलता आ गई, विकृत हो गई, कठोर हो गई। तो इससे लोग भी जो है आपस में मतभेद बढ़ गए और कटुता जो है वो बढ़ गई। तो इसलिए भी धीरे धीरे इसका विरोध होने लगा। आश्रम व्यवस्था, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल, ध्यान रखें, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का मतलब ऋग्वेद के बाद के जो वेद है, जैसे अथर्व वेद वाला जो काल है, जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का हम पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखें, बाकी वीडियो आपको देखने हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। और उपनिषदों में जो है 3 ही आश्रम जो है बताए गए हैं। संन्यास को जो है थोड़ा उचित नहीं माना जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में बताया दिया पढ़ने का काम, गृहस्थ आश्रम में विवाह है, फिर संतान उत्पत्ति, दान, दक्षिणा। क्योंकि गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो इनको पढ़ाएगा कौन, इनको कौन ध्यान रखेगा। फिर 50 से 75 में उसका घर से कनेक्शन नहीं टूटता था, वो एकांत में रहता था, वन आदि में, वान नाम है ना, वान में प्रस्थ। और फिर वहाँ घर से भी हालांकि वो देखभाल आना जाना कर सकता था, और जंगल में रहना, तपस्या करना, वो सब। और संन्यास में क्या है, उसका पूरी तरह से कनेक्शन कट गया दुनियादारी से। अब 75 वर्ष के बाद में 100 वर्ष की आयु तक वह जंगल में रहना, बस वो जंगल में फल फूल आदि खाना, या कोई शिष्य भोजन ला दे वो ले लिया। उसके बाद में कठोर तपस्या करना, और उससे जो ज्ञान अर्जित होता है वो फिर ब्रह्मचर्य आश्रम के जो उसके पास शिष्य आते थे उनको जो है वो ज्ञान देना। तो इसी प्रकार का जीवन, आदर्श जीवन होने की वजह से दोस्तों प्राचीन भारत में भी इतना जो है वो ज्ञान था, चाहे वो खगोल से संबंधित हो, चाहे किसी भी संबंधित हो। यादाश्त बहुत अच्छी थी, मेमोरी अच्छी थी, तभी जो है वो सारे वेद जो है वो कंठस्थ कर लिए जाते थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है। सेकंड ग्रेड एसएस में प्रश्न पूछा गया कि चारों को क्रम से सेट करो, जिसमें कभी वानप्रस्थ पहले दे दिया, संन्यास बाद में दे दिया, इस तरह से। तो क्रम जो है संन्यास सबसे लास्ट में है। पुरुषार्थ की बात हमने कर ली, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये भी आश्रम से ही जुड़े हुए हैं। वैसे धर्म तो जीवन भर चलता रहेगा। अर्थ, ये इसका गृहस्थ आश्रम में मुख्यतः
काम और उसके बाद में अगर व्यवस्थित तरीके से तीनों को जिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। उसके बाद में संस्कार आ गए। संस्कार से ही व्यक्ति क्या है, संस्कारवान होता है। व्यक्ति जन्म से जो है वो शूद्र माना जाता है, यानी कि वह उसमें किसी प्रकार के कोई संस्कार नहीं है, मगर संस्कार के बाद में उसको द्विज कहा जाता है। तो ये प्रश्न RS प्री एग्ज़ाम 2010 में लगभग पूछा गया है। तो द्विज, तो द्विअज यानी दोबारा जन्म लेना, दूसरा जन्म कब माना जाता है व्यक्ति का, कि जब वह संस्कारवान हो रहा है, अध्ययन अध्यापन के साथ साथ जो संस्कार उसने किए हैं उसके हुए हैं संस्कार। तो संस्कारों की बात करते हैं हम। अब संस्कारों की बात करते हैं तो दोस्तों धार्मिक और ये सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें अपनी एक तो परंपराएं भी अक्षुण्य रहती है, साथ ही साथ सामाजिक जो समरसता है वो भी बढ़ती है। तो संस्कार कहा जाता है। ये 16 संस्कार जो है इसमें अलग अलग बताए गए हैं, मगर मुख्यतः 16 संस्कार आप ध्यान में रखें। 16 श्रृंगार, 16 संस्कार, 16 चंद्रमा की कलाएँ। तो गर्भाधान शुभ मुहूर्त में, पुंसवन 3 माह का गर्भ होने के बाद में किया जाने वाला संस्कार, सीमंतोन्नयन 6 माह से अधिक गर्भ के बाद में किया जाने वाला संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए। तो ये सेकंड ग्रेड जीके में पूछा गया है कि जन्म से पूर्व के 3 संस्कार, तो ये 3 है, ध्यान रखना। यह है जन्म के बाद के जात कर्म। जात कर्म का मतलब हम बालक को जन्म लेने के बाद में उसको जन्म गुंटी वगैरह देते हैं, उसको जो भी कुछ शहद या कोई गुड़ या जो भी, और नामकरण उसका नाम निकाला जाता है 11 दिन 21 दिन पर। निष्कर्मण पहली बार जैसे घर से बाहर धूप दिखाई जाती है, कुएं के पास ले जाते हैं, जलवा पूजन बोलते हैं उसको। अन्नप्राशन, बच्चा 6 माह का हो जाए तो फिर उसको धीरे धीरे अन्न का जो है वो टेस्ट कराया जाता है। तो एक तो मान लीजिए अन्न का है कि 6 महीने का हो गया, अपन ने सीधी खिचड़ी बनाई उसको खिला दी, हलवा बनाया खिला दिया, थोड़ा सा उसको मान लो चटा दिया, छोटे बच्चे को टेस्ट कराया जाता है, धीरे धीरे उसको आदत डाली जाती है। एक मान लो या सामान्यतः दाल वगैरह का पहले पानी पिलाया जाता है ताकि उसका अन्न जो है ना, शरीर उसको अन्न को सेट करना शुरू कर दें। और 6 माह से पहले अन्न जो है वो नहीं खिलाया जाना चाहिए बालक को। तो अब इसमें मुख्यतः क्या है दोस्तों, जस्ट ए मिनट। तो इसमें मुख्यतः क्या है कि जो अब मान लीजिए एक तो आपने सीधा अन्न खिला दिया, एक मान लो आप उसके लिए थोड़ा कार्यक्रम रखते हैं कि अरे आज बालक 6 महीने का हो गया, फिर अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया, मिठाई बांटी, गीत गाए, पंडित जी को बुलाया, हवन किया, बालक को नए कपड़े पहनाए, माता जी को नए कपड़े पहनाए, ठीक है, फिर पाटे पे बिठाया, फिर तिलक विलक लगाया। तो उससे क्या होता है, उससे एक समरसता तो आती है, साथ ही साथ ये पता भी चलता है कि ये आज ये कार्यक्रम हुआ है और विधि विधान से होता है। तो उससे पहले भी कोई नहीं खिलाता कि अरे नहीं अन्न मत खिलाना, संस्कार करेंगे उसके बाद खिलाएंगे। तो इन सब चीज़ों के पीछे वैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा को आगे रखना सुनिए, तो ये सब चीज़ें इसमें जुड़ी रहती है। और ईसाई धर्म में भी है संस्कार, आपको पता होगा। चूड़ाक्रम सभी धर्मों में जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। चूड़ाक्रम का मतलब है कि उसके सबसे पहले जो है बाल काटे जाते थे जब वह मान लो 1 साल या 2 साल का हो जाए। कर्णवेद, उसके कान जो है वो छेद किए जाते थे कानों में, ताकि इसमें वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हर्निया नामक जो रोग है वो नहीं होता इससे। और विद्यारंभ लगभग बालक 5 साल का हो जाए तो उसको ओम लिखाना या स्वस्तिक बनाकर जो है विद्या का प्रारंभ किया जाता था, फिर उसको अक्षर ज्ञान कराया जाता था। उपनयन यानी जो जिसको अपन जनेऊ वगैरह डालते हैं ना गले में, तो वो संस्कार होता था और उसको कुछ अलग अलग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए अलग अलग उपनयन जनेऊ होती थी। और फिर उसमें जैसे उसको संकल्प जो है वो याद दिलाए जाते थे कि तुम्हें ये जो 3 धागे हैं या 5 धागे हैं इनका यही संकल्प है, इनको याद रखना। वेदारंभ, अब उसने विद्या शुरू कर ली, उपनयन भी हो गया, 10-11 साल का हो गया, उसको अक्षर ज्ञान हो गया, व्याकरण आने लगी, अब उसको वेद पढ़ाने शुरू किए जाते थे। और उसको आश्रम में भी जो है यहाँ भेज दिया जाता था। विद्यारंभ के बाद में आश्रम में पढ़ाने वाले आश्रम में भेज देते थे। केशांत, जब वह 16 वर्ष के लगभग हो जाता तो उसके जो दाढ़ी वगैरह है वो आ जाती, तो उसको पहली बार जो है वह केशांत करता, तो वो संस्कार। उसके बाद में समावर्तन, यानी उसका अब जो पूरा हो गया, उसके यानी कि विद्या पूरी हो गई, उसकी 25 वर्ष के लगभग हो गया, सिलेबस ख़त्म हो गया, कॉलेज हो गई, तो अब उसको क्या किया जाता था कि उसको जो है वो स्नान करवा के, स्नान तो हालांकि रोज़ ही करता था, पर जब वो रवाना होता था आश्रम से तब वह स्नान करके और उसके बाद में गुरु का आशीर्वाद लेके अपने घर की ओर प्रस्थान करता था, तो वो समावर्तन नाम हो गया। और वह स्नान करके लास्ट में रवाना होता था, चाहे मान लो दोपहर में है तो दोपहर में पुनः स्नान करके, तो स्नातक
तो ये स्नान की वजह से नाम पड़ गया था स्नातक। और आज भी आप देखते हैं कि जो हम BA BCom BSc करते हैं तो उसको स्नातक कहते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं तो स्नातक के बाद यानी स्नातकोत्तर कहते हैं। और फिर वो जैसे घर पे आया तो घर वाले वेट कर रहे थे कि आ गया बंदा पढ़ लिख के, तो कर दो उसका काम तमाम, तो उसका हो जाता था विवाह। और विवाह होने के बाद में अब उसके पास में कोई संस्कार नहीं बचता और बस लास्ट में ये संस्कार होता था उसका। अब वो संस्कार उसके नहीं होते, अब विवाह के बाद में पुनः है जो है उसके माध्यम से, गृहस्थ के माध्यम से ये संस्कार जो है पुनः शुरू हो जाते हैं। तो ये एक जो है सिस्टम जो है वो चलता रहता। तो ये है 16 संस्कार, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, उपनिषद और जैन और बौद्ध में जो है मोक्ष को मनुष्य जीवन का परम और अंतिम लक्ष्य बताया गया है। और ये एक तरह से मूल्य है, आदर्श है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। धर्म का अर्थ सदाचार कर्तव्य पालन से है, और अर्थ का अर्थ यानी धन भौतिक समृद्धि, भौतिक सुख, काम का अर्थ है भौतिक सुख, शारीरिक और भौतिक सुख, और मोक्ष का संबंध है सांसारिक जीवन। तो यानी यहाँ भारतीय जो धर्म है, प्राचीन धर्म, उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि शरीर को जो है केवल कष्ट ही कष्ट दो। जो महात्मा बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, वही यहाँ पे आ रहा है कि सभी चीज़ों का संतुलन हो। और प्रथम 3 पुरुषार्थ जो है ये भी पूछा गया प्रश्न का संबंध मनुष्य के सांसारिक जीवन से है, जबकि चौथे का संबंध अध्यात्म से है। तो इस तरह से आपको चीज़ें अगर क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपके दिक्कत नहीं आएगी। ऋण और यज्ञ की अवधारणा। तो दोस्तों फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं। और आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें। 2 और बनेंगे, उसके बाद में ये जो पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।